ओके जी, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो कल अपन ने कॉस्ट से रिलेटेड कानून पढ़ लिए थे और ये देखा था कि सीओए और सीओआई निकालते समय क्या क्या बातें ध्यान रखी जाएगी। अब चालू करते हैं बेटा अगला टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए अब आप और उसके अंदर लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस। कल मेरी क्लास नहीं है। हाँ कल मैं नहीं, मेरी क्लास नहीं है कल, है ना। नहीं नहीं, कभी बजट के दिन मैं क्लास लेता ही नहीं हूं। बजट के दिन नहीं, बजट तो देखना ही है, उसके अलावा कल बहुत उठा पटक रहती है हर जगह जो इसकी। ओके, अब आइए पढ़ते हैं कुछ विशिष्ट केसेस, स्पेशल केसेस और उन केसेस में कैपिटल गेन निकालने का तरीका। मैं वापस से एक बार पूछ लेता हूं, कैपिटल गेन किस बात पे लगता है? और ट्रांसफर का मीनिंग मैंने बताया था काफी बड़ा होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, फलाना दिखाना लिखवाए थे मैंने आप। तो उसी दौरान ये बातें उठी थी कि बहुत सारी ऐसी चीजों को ट्रांसफर मानते हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे कि मेरी कैपिटल एसेट डैमेज हो गई पर लॉ बोलता है कि नहीं ये डैमेज नहीं हुई, ये तो ट्रांसफर हो गई, कैपिटल गेन दो। तो उस समय भी तुम्हारा प्रश्न था कि भाई डैमेज हो गया तो कैपिटल गेन किस बात का, मैं तो बर्बाद हो गया। तो अब आज जवाब मिलने वाले हैं, स्पेशल केसेस में कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो अभी हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे जो यूनिक हैं और अगर ये घटनाएं मैंने अपने जीवन में कभी करी है तो कैपिटल गेन के दायरे में ये घटनाएं आई। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहले सेक्शन के साथ। लिखिए सेक्शन 45(1)(a) इंश्योरेंस रिसीट्स। इसकी हेडिंग मैं ये लिखना चाहता हूं, डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 मुझे ये सिखाता है कि अगर मेरी कैपिटल एसेट डैमेज हो जाती है तो उस डैमेज वाली घटना पे कैसे टैक्स लिया जाता है सरकार के द्वारा। इससे पहले मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, कैपिटल एसेट के डैमेज को ट्रांसफर बोला जाता है और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन्स लगता है। तो कैसे लगेगा अब डैमेज होने पे टैक्स? 45 सबसेक्शन 1(a) क्लियर करेगा। करें स्टार्ट। इससे पहले मैं आता हूं, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा स्टॉक आग से जल जाता है, लॉस बाय फायर, तो क्या ट्रीटमेंट होता है टैक्स में उसका? मान लीजिए 5 लाख का माल जल गया तो 5 लाख रुपए का क्या ट्रीटमेंट होगा? या बिजनेस की बात कर रहा हूं, स्टॉक की बात चल रही है, तुम कैपिटल गेन में कहां दिमाग लगा रहे हो? स्टॉक तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता है। सिंपल केस पूछा है मैंने, इसको पता है क्या बोलते हैं? लॉस रिलेटेड टू बिजनेस। याद करो सारे डिडक्शन के बाद मैंने आपको एक बोला था कि लॉसेस का डिडक्शन भी बीएनपी में मिलता है। कंडीशन पूरी करो, लॉस रियल होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं, रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नहीं। कुछ तो याद करो। और लॉस मेरे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें पूरी है तो जितना भी नुकसान मुझे होगा बीएनपी में मैं उसका क्या ले पाऊंगा? डिडक्शन।
तो सिंपल चीज है, 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा बीएनपी। 5 लाख का क्या मिलेगा। और फिर मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का माल जल गया, डिडक्शन ले लिया मैंने, बाद में इंश्योरेंस करा रखा था उस माल का, तो 2 लाख रुपए का क्लेम आ गया। अब 2 लाख का क्या ट्रीटमेंट होगा। सेक्शन 41 सब सेक्शन 1, पहले किसी लॉस का डिडक्शन ले चुका हूं, बाद में उसकी रिकवरी होती है तो बीएनपी की क्या माना जाता है, इनकम माना जाता है। भाई भेजा कहां है आपका यार, सब तो पहले ही सिखा चुका हूं मैं। 2 ट्रीटमेंट दे, अब मैं उल्टा कर देता हूं। याद है क्वेश्चन अपन ने करा था, मशीनें जल गई आग से और इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो याद करा था वो इंश्योरेंस क्लेम को मैंने ब्लॉक की सेल प्राइस मान के लेस करा हुआ। अगर मशीनें आग से जल जाती है और क्लेम मिलता है तो वो क्लेम फिर क्या होता है, ब्लॉक में से लेस होता है सेल प्राइस के रूप में। हाँ या ना। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सारी मशीनें जल जाएगी तो फिर ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा, कैपिटल गेन पिक्चर में आ जाएगा 50। ये आपको पूरे दिन बातें करनी पड़ेगी अपने आप से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। अब मैं आपको बोलता हूं कि मेरी ज्वेलरी आग में जल गई, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। अब अगर ज्वेलरी आग में जल जाती है तो फिर डैमेज हो गया कैपिटल एसेट, ट्रांसफर मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे तो कैपिटल गेन लगाने के लिए सेक्शन कौन सा काम आएगा, 45 बने। अब बहुत इजी है, सेक्शन 45 बने। सबसे पहले मुझे बोला गया है कि अगर मुझे कोई भी एसेट डैमेज होती है इस कारणों से, तो डैमेज के कारण ये होने चाहिए। नंबर 1 कारण बोलिए क्या है, कुल मिला के नेचुरल कैलेमिटीज बोल देता हूं इसको मैं, तो लंबे नाम कौन याद रखेगा। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, जो भी हो। अगली घटना क्या है, दंगे फसाद, सिविल डिस्टर्बेंस, भगदड़ भी हो सकती है क्योंकि अभी हुई थी। एक्सीडेंटल, फायर, आग का जो मैंने बोला आपको, आग लगने से नुकसान हो गया। और लास्ट है ऑफ एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग एन एनिमी, शत्रुओं का आक्रमण या शत्रुओं को रोकने के लिए किया गया आक्रमण, बाय एनिमी और कॉम्बेटिंग एन एनिमी। जैसे कि 2 देशों की लड़ाई हो गई है, शत्रु मतलब 2 देश, युद्ध यूक्रेन और रशिया में जैसे चल रहा है, तो जब लड़ाई हो रही है तो बहुत सारी चीजें नुकसान हो रही होगी लोगों की भी। भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए बॉर्डर के इधर तो बहुत सारी चीजें नुकसान होती है। मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूं, उस एनिमीज की बात कर रहा हूं, आपके पर्सनल एनिमी नहीं बोल रहा। सर मेरा पड़ोसी ना मेरे को देख के बहुत चिढ़ता है इसलिए उसने ऐसा करा होगा, नुकसान, तो वो वाले एनिमीज की बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये 4 कारण से अगर कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट या डैमेज हो जाती है, क्या बोलो वापस से, तो लॉ इसको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मान के टैक्स लेंगे 45 सेक्शन 1A में, ठीक है। अब सेक्शन एप्लीकेबल के होगा, समझ में आ गया, डैमेज इन कारण से हुई। तो अगली बात आती है कि सर अगर कैपिटल एसेट डैमेज मान ली, ट्रांसफर मान लिया, तो फिर कैपिटल गेन निकालने के लिए मेरे को 2 अमाउंट चाहिए होते, एक तो सेल और एक कॉस्ट। कॉस्ट तो पता पड़ी जाएगी जितने में मैंने एसेट खरीदी होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम कॉस्ट की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम सेल की आने, ये स्पेशल केसेस में सेल प्राइस की ज्यादा प्रॉब्लम। तो अगर कैपिटल एसेट डैमेज मान ली, ट्रांसफर मान लिया, तो फिर सेल कंसिडरेशन क्या होगा। तो ध्यान से सुन लेना, 45 सबसेक्शन 1A कहता है कि जो भी पैसा मुझे या एसेट मिली इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस क्लेम को क्या बोला जाएगा, सेल कंसिडरेशन। बोलिए क्या है सेल कंसिडरेशन, इंश्योरेंस क्लेम। एक बार और बोलिए वापस से, क्या है, इंश्योरेंस क्लेम। यहां पे बड़ी अच्छी बात है, इंश्योरेंस क्लेम, चाहे क्लेम में मुझे एसेट रिसीव हुई हो, चाहे क्लेम में मुझे कोई और मनी रिसीव हुई हो, कुछ भी हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी हो सकता है, इधर एसेट और मनी। बोलो वापस से, क्या बोला मैंने, इधर एसेट और मनी, कुछ भी हो सकता है क्लेम। बोलिए। अब अगली बात पे चलते हैं। अगर इंश्योरेंस क्लेम सेल कंसिडरेशन है तो फिर 2 बातें और उड़ जाती है कि टैक्स कैसे देना है मुझे, क्योंकि हो सकता है मेरी एसेट डैमेज हुई हो 2022 में, 23 में, और क्लेम मुझे जाकर मिला हो 2024-25 में। तो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि टैक्स मुझे उस साल देना होता है जिस साल ट्रांसफर होती है एसेट, टैक्स उस साल देना होता है जिस साल कैपिटल एसेट क्या होती है, ट्रांसफर। एक बार और बोलिए, तो क्या बोला मैंने,
ट्रांसफर वाले साल मुझे टैक्स देना होता है। पर 45(1)(a इस नियम का एक्सेप्शन है। इस सेक्शन में ट्रांसफर हुई है जिस साल एसेट डैमेज हुई। ट्रांसफर किस साल होगी एसेट? ट्रांसफर तो उसी साल हुआ है कैपिटल एसेट का, पर टैक्स मुझे उस साल देना पड़ेगा जिस साल क्लेम रिसीव होगा। क्या बोला मैंने? जिस साल क्लेम रिसीव होगा। क्लियर है क्या सबको? तो ये रिलैक्सेशन हो गया, मतलब टैक्स उस साल देना होता है जिस साल मेरे को क्लेम क्या हो जाए? रिसीव। क्लेम रिसीव नहीं होगा तो टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ गई आपको? पक्का श्योर हो? तो बस सब हो गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखिए, सेक्शन अप्लाई इफ कैपिटल एसेट डैमेज एज ए रिजल्ट ऑफ। ये लैंग्वेज के साथ लिख दो। सेक्शन अप्लाइज इफ कैपिटल एसेट डैमेज एज ए रिजल्ट ऑफ। सेक्शन अप्लाइज इफ कैपिटल एसेट डैमेज एज ए रिजल्ट ऑफ। चारों लिख दो फटाफट। ये पूरा में ये लिखना तुम, नेचुरल कैलेमिटीज। लिख लिया क्या? सेक्शन अप्लाइज इफ कैपिटल एसेट डैमेज ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, अगर ये सेक्शन अप्लाई हुआ तो सेल कंसिडरेशन क्या बनेगा? अगर ये सेक्शन अप्लाई होता है तो सेल कंसिडरेशन बनेगा इंश्योरेंस क्लेम। सेल कंसिडरेशन बनेगा मेरा इंश्योरेंस क्लेम। और एक और नई बात जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है? ईयर ऑफ एक्स। जनरली जनरली वापस से बोल देता हूं, जनरली मैं किस साल टैक्स देता हूं कैपिटल गेन का? जिस साल एसेट ट्रांसफर होता है। यानी नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है, पर इस सेक्शन में ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी ट्रांसफर का ईयर नहीं है। कौन सा ईयर है? ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड। ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड। ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड।
चलिए, हो गया क्या? ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड। आइए एक क्वेश्चन इसका करते हैं पहले। दसवां क्वेश्चन देखिए। मिस्टर ए is an individual carrying on business. His stock and machinery were damaged and destroyed in a fire accident. अब दिमाग से काम करना है। देखो, मेरा स्टॉक भी जल गया है, मशीन भी जल गई है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट वाज ₹6.5 लाख। स्टॉक 6.5 लाख का जल गया। सर्टेन पोर्शन ऑफ द मशीनरी कुड बी सेल्वेज्ड। कुछ मशीन कचरे के भाव बिक गई होगी बाद में। WDV देखिए, मशीन की दे रखी है आपको ओपनिंग, क्योंकि मशीन डेप्रिशिएबल एसेट है, इसलिए इसकी क्या दे दी? ओपनिंग WDV। पर ध्यान रखना चाहिए आपको, मशीन भले ही डेप्रिशिएबल नेचर की है पर है तो कैपिटल एसेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग मशीनरी एंड द फायर फाइटिंग ऑपरेशन, मिस्टर ए लॉस्ट हिज गोल्ड चेन एंड a diamond ring which he had purchased in April 2005 for ₹120,000। ज्वेलरी भी जल गई। इन दोनों आइटम की मार्केट वैल्यू एक्सीडेंट के दिन 1,80,000 रुपए की। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जलने के दिन की मार्केट वैल्यू का लॉ में क्या काम। सेल प्राइस क्या बनती है इसमें? इंश्योरेंस क्लेम बनती है, तो इरेलेवेंट है। इसके बाद देखिए अब क्लेम क्या क्या मिला मेरे को। स्टॉक के लिए 480 का क्लेम मिला, मशीन में 6 लाख का क्लेम मिला, और गोल्ड चेन और डायमंड रिंग का कितना क्लेम मिला? 4 लाख। तो टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड चेन और डायमंड रिंग की सेल प्राइस 4 लाख रुपए। 180 तो फर्जी था, कोई मतलब। आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताना है अबाउट 3 आइटम्स का। तो तीनों आइटम का ट्रीटमेंट बेटा अलग अलग ही होगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टॉक से। स्टॉक को फ्री करते हैं। कौन से इफेक्ट को इफेक्ट करेगा स्टॉक का ट्रीटमेंट? बीएनपी को ही इफेक्ट करेगा। तो क्या ट्रीटमेंट होगा भाई? जितने का स्टॉक जला, कितने का था, ये डिडक्शन मिल जाएगा, और जितना क्लेम मिला वो बीएनपी की। तो सिंपल है, नेट जो भी हो रहा है आपके सामने की बात है, नेट 170 का डिडक्शन मिल जाएगा। नेट हो गया ना, नेट क्लियर है। अगला चीज जला मशीन। मशीन अब क्योंकि डेप्रिशिएबल है तो इसके ऊपर ब्लॉक सेक्शन 50 लगेगा। क्या करते हैं अपन? ओपनिंग WDV लिख देते हैं पहले। ओपनिंग WDV कितनी है? 1080 माइनस सेल प्राइस, इंश्योरेंस क्लेम बन जाएगा। पूरा ब्लॉक खत्म हो गया, तो 480 का बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। लॉस है, सेल प्राइस कम है ओपनिंग वैल्यू से, जो है ना। तो सेकंड भी आ गया, मशीन का भी ट्रीटमेंट हो गया। 480 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सेक्शन कौन सा लगाया है? अब लास्ट ज्वेलरी जली है। ज्वेलरी पे कैपिटल गेन या लॉस बनेगा, पर वो सेक्शन 48 से है। बोलिए। अब देखिए, अब आप अच्छी तरह से आग भी शायद देखिए 24-25 में लगी है, देखा आपने, और क्लेम भी 24-25 में मिल गया है। तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि अबे वो ट्रांसफर जिस साल हुआ उसी साल क्लेम मिल गया है, तो फिर तो 24-25 में टैक्स लगना ही था। अगर बाई चांस याद है आपको क्या, अगर आग 24-25 में लगती, क्लेम 26-27 में मिलता, तो इनकम 26-27 में निकलती। हाँ, खैर अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ज्वेलरी पे तो वही नॉर्मल तरीका 48 वाला तरीका। नीचे लॉन्ग है ज्वेलरी का, देख लिया आपने। तो सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट, क्योंकि पुराना लॉ ही लग रहा है 540424 को, तो मिल ही गया, क्लेम मिल गया। तो अब आइए, आ जाइए, सेल प्राइस कितनी आ गया, माइनस इंडेक्स कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है ज्वेलरी की? 24-25 ट्रांसफर का ईयर का नंबर 363। अरे बोलो। और डिवाइड बाय ज्वेलरी खरीदने वाला साल आपने देख लिया होगा, 5-6 दिख रहा है, 5-6 नंबर है ना, 5-6 का नंबर 117 ही है। सही है। तो ज्वेलरी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 27692। डन। इसमें चलो ट्विस्ट डालते हैं थोड़ा सा। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल
24-25 में आग लगती है और 26-27 में क्लेम मिलता, तो इन दैट केस ईयर ऑफ टैक्स 26-27 हो जाता, फिर कैलकुलेशन 26-27 में होती कैपिटल गेन की। 24-25 में जब 26-27 में कैपिटल गेन निकालता तो सेल प्राइस तो वही रहती 4 लाख की 4 लाख की, कॉस्ट वही 1.20 रहती, फिर इंडेक्सेशन फिर वही गड़बड़ हो जाती। इंडेक्सेशन करता उस साल भी, आपने ध्यान नहीं दिया। पुराने लॉ का क्या बोला था, ट्रांसफर 23 जुलाई 24 या उसके पहले जो एसेट हुई, टैक्स भले 26-27 में लग रहा है पर ट्रांसफर तो पहले हो चुकी थी ना। ट्रांसफर कब होती है, डैमेज वाले साल। अगर डैमेज वाले साल पुराना लॉ था तो भले मैं टैक्स बाद में दूं, मेरे को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ी सीए फाइनल लेवल की बातें कर रहा हूं, शायद मैं झाड़े भारी भरकम, पर लॉजिकली सोचो तो ये होगा। टैक्स का साल चेंज करा है ना आपने, तो ट्रांसफर का साल तो डैमेज वाला साल है। इंडेक्सेशन में एक और दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई कौन से ईयर के नंबर से करते हो, ट्रांसफर के नंबर से। सीआईआई नंबर ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, एक बार और बोलो तो, सीआई नंबर ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर से करते हो पक्का करते हो ना, वापस दिमाग लगाओ। तो अगर मैं 26-27 में गेन निकालूंगा तो भी मैं मल्टीप्लाई सीआई नंबर 24-25 से करूंगा, उसमें टैक्स का ईयर चेंज हो रहा है, ट्रांसफर का ईयर चेंज नहीं हो रहा है। नॉर्मली ट्रांसफर के ईयर में टैक्स देता हूं, पर ये सेक्शन बोल रहा है कि जब क्लेम मिलेगा तब दे देना। चल लॉजिक क्या है कि पैसे ही नहीं आए तो टैक्स क्यों ले रहे हो यार, अभी तो एसेट डैमेज हुई है, पैसा तो आने दो फिर टैक्स ले लेना। तो सरकार ने क्या बोला, ठीक है टैक्स तो लेंगे पर चल बाद में ले लेंगे। बाद में कब, जब क्लेम मिलेगा उस साल दे देना। तो टैक्स का साल चेंज हुआ ना, ट्रांसफर का साल तो कांस्टेंट ही है, डैमेज वाला साल। हाँ या ना, तो थोड़ा बुद्धि से काम करना है ना। इंडेक्सेशन भी अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर का ईयर का नंबर, दैट इज 24-25 ही होता, भले इनकम 26-27 में निकाल दो। आया पक्का बोलो, ये लिखाऊंगा नहीं मैं क्योंकि आपको दिमाग में रखना है ये अपने कॉन्सेप्ट को। बोलो यस और नो। चलिए ऐसा और भी सेक्शन में हो सकता है, ये लॉजिक अब यूनिवर्सल हो गया है कि वापस से बोलता हूं, वैसे सरकार मुझसे ट्रांसफर के साल टैक्स लेती है पर कुछ केसेस में टैक्स बाद में भी लेती है। भले टैक्स बाद में लेगी पर मल्टीप्लाई इंडेक्सेशन तो ट्रांसफर के ईयर तक ही करना है। ये भाई बोलो अपने मन में या जो भी बोलना है, जल्दी बोलो बोलो। बोल रहे हो मन में, क्या कर रहे हो भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, सुना मेरी बात की सुनी। कैपिटल गेन का टैक्स मैं ट्रांसफर के साल देता हूं, बोलो। बट कुछ केसेस में टैक्स बाद में भी दिया जाता है, बोलो। एक केस तो आ ही गया जैसे आपके सामने 45 बने, तो भी इंडेक्सेशन ट्रांसफर तक ही किया जाता है, बोलो। हाँ ये भूलना मत, टैक्स भले बाद में दे दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनी की जिस साल टैक्स दूंगा उस साल तक इंडेक्सेशन नहीं करना, इंडेक्सेशन ट्रांसफर ही ईयर तक करना है। अब बार बार नहीं बोलूंगा यार, आ गया, पक्का आ गया ना। ठीक है अगले सेक्शन में चलते हैं। स्पेशल सेक्शन नंबर 2, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट एंड स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड। फोर्टी 45 सबसेक्शन 2। अब आपको याद आ गया होगा,
ट्रांसफर इसको भी मानते हैं। अगर मैं अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट, क्या उल्टा है सॉरी, कैपिटल एसेट को क्या बना दूं, स्टॉक, तो भी ट्रांसफर है। वापस से बोलता हूं, स्टॉक को कैपिटल एसेट बनाऊंगा तो सेक्शन 28 बीएनपी की इनकम, कैपिटल एसेट को स्टॉक बनाऊंगा तो सेक्शन 45 दो कैपिटल गेन की। बोलो ये लाइन। अगर मैं वापस बोलो, स्टॉक को कैपिटल एसेट बनाओ तो सेक्शन 28 बीएनपी की इनकम, और वाइस वर्सा कैपिटल गेन 45 दो, सेक्शन 45 दो। अब यहां भी वही दो बातें कर लेते हैं। अगर ऐसा मैंने करा, क्या करा, घटना तो पता पड़ेगी आपको, क्या करा, कैपिटल एसेट को स्टॉक बनाया तो कैपिटल गेन की इनकम हो जाएगी, ये भी क्लियर हो गया। अब कैपिटल गेन की इनकम इस केस में अगर निकालनी है मुझे तो सेल प्राइस क्या बनेगी, वही क्वेश्चन जो 45 ए में था। तो 45 1A में क्या बनी थी सेल प्राइस, 45 1A में ऊपर वाला जो ऊपर वाला, अरे स्पेशल केस नंबर 1 में सेल प्राइस क्या बनी थी, इंश्योरेंस क्लेम। तो स्पेशल केस 2 में सेल प्राइस बनेगी कन्वर्जन के दिन की एफएमवी। जैसे बीएनपी में भी इनकम माना जाता था, वही नंबर यहां पे भी इनकम है। तो जिस दिन मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक बनाया उस दिन की एफएमवी को कैपिटल एसेट की सेल प्राइस बनाई। आ गया। और यहां पे भी बहुत बड़ी बात है, टैक्स उस साल लिया जाएगा जिस साल स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा। मतलब मानिए मैंने 22-23 में कैपिटल एसेट को स्टॉक बना दिया तो ट्रांसफर 22-23 में हो गया, कन्वर्जन करती ट्रांसफर हो गया। पर टैक्स सरकार मेरे से तब लेगी जब ये स्टॉक एक्चुअली बिक जाएगा। हो सकता है कि घर से दुकान ले गया और दुकान से बिकने में 2 साल लग गए, 2 साल बाद 24-25 में बिका ये, तो टैक्स 24-25 में दे। ट्रांसफर 22-23 में ही हो चुका है। क्लियर है। यहां पे भी वही रिलैक्सेशन, ट्रांसफर किसी और साल हो रहा है फिर भी सरकार टैक्स मुझसे बाद में ले रही है। कब ले रही है बाद में, जिस साल स्टॉक बिके। तो भी देखो, घर से सामान दुकान में लेके आऊंगा तो पैसे तो नहीं आएंगे, पर उन्होंने तो बोला इनकम होगी इस घटना पे, तो टैक्स तो तभी लो ना जब पैसा आ जाए। तो पैसा कब आएगा, जब बिक जाए। तो बिकेगा तब टैक्स, हाँ या ना। दुकान में लाने से इनकम हो जाएगी, पर टैक्स कब देना है, जब वो बिक जाए। क्लियर है। अगर बाय चांस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे स्टॉक बिक रहा है, मतलब मानिए मैंने 2 किलो सोना कन्वर्ट करा, उसमें से अभी 100 ग्राम सोना बिक गया 1 साल, फिर 50 ग्राम बिक गया, फिर 500 ग्राम बिक गया, तो जिस जिस रेशो में स्टॉक बिक रहा है उसी रेशो में टैक्स देता जाओ। आ गया। मतलब हो सकता है स्टॉक बिकने में 3-4 साल लग गया, अलग अलग सालों में धीरे धीरे बिका है, तो जिस आधार पे जिस रेशो में स्टॉक बिक रहा है उसी रेशो में टैक्स दो। क्लियर है। तो 45 दो। अगर मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक बनाता हूं तो उस पर टैक्स लगाने के लिए सेल प्राइस कन्वर्जन के दिन की एफएमवी रहेगी, और टैक्स उस साल मुझे देना है जिस साल मेरा स्टॉक बिके। डन है सबको। लिख दीजिए, 2 पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर तो मात्र। एप्लीकेबिलिटी तो लिखा ही नहीं रहा क्योंकि वो तो नाम ही पता पड़ गया, हेडिंग में क्लियर है। तो पहला पॉइंट लिखिए, सेल कंसिडरेशन। टैक्स किस साल देना है, ईयर इन विच स्टॉक इज सोल्ड। ईयर इन विच स्टॉक इज सोल्ड। हटा दूं। अब आपका दिमाग चल रहा है। टेक्निकली अगर मैं सोचूं तो जिस साल मैं स्टॉक बेचूंगा उस साल कैपिटल गेन की भी इनकम होगी और स्टॉक बेचने पे बीएनपी की इनकम होनी है।
डबल इनकम होगी। कैपिटल गेन जो मैंने कन्वर्जन वाले साल कमाया था उस पर एक तो टैक्स लगेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जिस कैपिटल गेन की इनकम में मैं टैक्स दे रहा हूं वो कमा तो मैं पहले ही चुका हूं। पहले कब? कन्वर्ट करने वाले साल। ट्रांसफर तो उसी साल हो गया था, टैक्स बाद में लिया मेरे से। तो जब सरकार टैक्स बाद में लेगी तो मेरे से दो दो इनकम हो जाएगी ना उस साल, तो टैक्सेबल इनकम। एक तो कैपिटल गेन की और स्टॉक बिकेगा तो बीएनपी की तो होनी होती। अब देखिए ये इलस्ट्रेशन 2 पे एक बार। ए इज द ओनर ऑफ कार। कार है मेरे पास। ऑन 1/4/24 ही स्टार्ट द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार। कार का बिजनेस चालू कर दिया मैंने। ही ट्रीट द अबव कार एज पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ हिज न्यू बिजनेस। तो जो पर्सनल कार थी उसको मैंने अपना स्टॉक वो बना लिया, दुकान में रख दी बेचने के लिए। और ये मैंने बेच दी कितने रुपए में? प्रॉफिट में, 1 लाख के प्रॉफिट में बेच दी। बताइए क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगा? कैपिटल गेन हेड में 0 इंप्लीकेशन आएगा। कारण बता दो। हाँ अरे भाई ये तो पूरा लेन देन क्या है, मैंने कार को स्टॉक बना के बेचा, पर 45 तो लगाने के लिए कैपिटल एसेट कन्वर्ट होनी चाहिए ना स्टॉक में। कार तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, पर्सनल इफेक्ट है वो तो जब जो चीज कन्वर्ट करी वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो टैक्स किस बात का यार। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि 28 के लिए भी जरूरी है कि स्टॉक किस में कन्वर्ट हो? कैपिटल एसेट में। याद है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, एसी ले गया घर पे तो 28 नहीं लगेगा, क्योंकि जो दुकान से एसी घर पे ले जाऊंगा तो वो एसी कैपिटल एसेट बनेगा ही नहीं। और सिमिलरली घर का एसी दुकान में लेके आ जाऊं तो भी ये 45(2) नहीं लगेगा। दोनों केस में मेन आइटम क्या है? 28 के लिए स्टॉक सीए बनना चाहिए और 45 बनने के लिए सीए स्टॉक बनना चाहिए। कार तो सीए ही नहीं है, फिर स्टॉक बना के बेचने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस 1 लाख का जो प्रॉफिट कमाया बीएनपी की इनकम जरूर बनेगी, कैपिटल गेन में कुछ नहीं होगा, पर हाँ प्रॉफिट तो कमाया 1 लाख का मैंने कार में, वो बीएनपी की इनकम बनी। किसकी इनकम? क्योंकि स्टॉक बेचा है। फिर सिंपली क्या बेचा है बताओ? स्टॉक बेचा। फिर देखो पागलबंदी कर दी तुमने। ये ऑलरेडी नहीं, ये इसकी बात ही चल रही, सबकी बातें कर रहा हूं मैं, सबका दिमाग पागलबंदी का है। याद करो ये सेम एग्जांपल अपन ने देखा था। मेरी कार मैं बिजनेस में यूज करने लग जाऊंगा और आगे इसको बेच उसको। याद है बिल्डिंग को अगर बिजनेस में यूज करो तो कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट माइनस नॉशनल डेप्रीसिएशन। एक्सप्लेनेशन था, पर बाकी पर्सनल एसेट में नहीं था बीएनपी के अंदर। तो मैंने क्या कहा था? जितने में कार खरीदी वही कॉस्ट है। तो अगर बाई चांस वो कार मैंने 1 लाख में खरीदी थी तो 1 लाख की कॉस्ट है बीएनपी के लिए, 10 लाख में खरीदी 10 लाख की कॉस्ट। अरे वही कॉस्ट रहेगी जितने में खरीदी एक्चुअल। ये आया था उस समय भी। 2 क्वेश्चन थे, एक बिल्डिंग वाला एक कार वाला। तो कार की कॉस्ट वही थी जितने में कार खरीदी थी। वो अलग बात है, उसमें कार स्टॉक नहीं बनाया था, कार को डेप्रीशिएबल एसेट बनाया था, बिजनेस में यूज करा था। अभी उल्टा भी तो हो सकता है, अभी कार को मैं स्टॉक बना के बेच रहा हूं। कार को अगर मान लो कि मैं घर की कार को दुकान में काम लेने लग गया, वो कस्टमर को लाने ले जाने के लिए यूज करने लग गया, तो कार क्या होगी? पर्सनल कार यूज फॉर बिजनेस होने लगी, फिर उस पर डेप्रीशिएशन लेने लग जाऊंगा। तो जब डेप्रीसिएशन लूंगा तो किसका? कॉस्ट का ही तो लेता हूं डेप्रीसिएशन भी। तो कॉस्ट क्या है? जो एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि कार से रिलेटेड तो एक्सप्लेनेशन था ही नहीं, बिल्डिंग से रिलेटेड था। बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होती है? पर्सनल बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करो तो कॉस्ट माइनस नॉशनल डेप्रीसिएशन। खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर फिर भी अगर सोचो तो ये जवाब तो मिलते हैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले पे ध्यान दो। एक्स कन्वर्ट इज कैपिटल एसेट अब देखो साफ लिखा हुआ है, किसको कन्वर्ट कर रहा हूं? जो मैंने कब अक्वायर करा था, कितने रुपए में, और स्टॉक इन ट्रेड बना रहा हूं कब? मार्च 10, 24 साल 23-24 की बात है। 23-24 साल है।
और एफएमवी कितनी है उस दिन की 5.5 लाख। और बाद में ये स्टॉक बेच कितने में दिया, कितने तारीख को, 10 जून 2024 को। तो कन्वर्ट करा है 23-24 में, बेचा 24-25 में। ईयर पे ध्यान दो, कन्वर्ट करा है 23-24 के अंदर, बेचा 24-25 में। तो टैक्स कब देना है, कन्वर्ट वाले साल के बेचने वाले साल, तो बेचने वाले, तो टैक्स 24-25 में लगे, बराबर है। बताओ कैपिटल गेन की और बीएनपी की कितनी इनकम होगी। तो आइए पहले कैपिटल गेन की इनकम निकालते हैं। करूं स्टार्ट, क्या होगा कैपिटल गेन का इनकम, सेल प्राइस, कौन से ईयर का कैपिटल गेन आ रहा है, ये ईयर का ध्यान रखना है इसमें, 24-25 में आएगा ये गेन। कितना गेन आएगा भाई, सेल प्राइस, एफएमवी, एफएमवी कितनी है इस कन्वर्जन के दिन की, 5.5 लाख। अरे कैपिटल गेन की सेल प्राइस तो कन्वर्जन के दिन की एफएमवी है, ध्यान रख लेना। माइनस नेचर लॉन्ग है, 2006 में खरीदा हुआ था। अब 2006 से 23-24 तक गिनना, कन्वर्जन तक होल्डिंग पीरियड, 24-25 नहीं, 23-24 कन्वर्जन के दिन, ट्रांसफर का दिन है, बोलो। तो अगर मैं कन्वर्जन के दिन से भी गिनूं तो भी नेचर तो लॉन्ग ही है, हाँ या ना। और ट्रांसफर के दिन देखो कौन सा लॉ लग रहा है, पुराना लॉ, तो इसलिए सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। तो इंडेक्स कॉस्ट तो कर ही लोगे। अब आप कॉस्ट कितनी है, 60,000 है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 23-24 का नंबर। टैक्स भले 24-25 का निकाल रहा हूं, पर ट्रांसफर का साल 23-24, 23-24 का नंबर कैलकुलेशन करके दी नहीं है इसने, अपन कर लेते हैं एक बार। 23-24 का सीआई नंबर क्या है, हाँ नहीं वैसे तो गिवन आएगा, पर नहीं है तो अभी तो इसने तो कैलकुलेशन नहीं करी, इसने तो लिख दिया केवल क्या क्या होगा ओरली। अपन वो नंबर निकाल रहे हैं एक बार पूरा। 23-24 का सीआई नंबर ढूंढ लो, 363 का पहले वाला 348 है, तो कॉस्ट है 60 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 6-7 का नंबर बोलो, जून 2006 में खरीदा, 6-7 का नंबर, ये इंडेक्स कॉस्ट है 140, ये एलटीसीजी आ गया, जो भी डिफरेंस है 37,885, ये 24-25 में कैपिटल गेन की इनकम है। और इसी साल 24-25 में एक और इनकम होगी, कौन सी, बीएनपी। बीएनपी की कितनी इनकम होगी पता है, हाँ, स्टॉक कितने में बेचा वो प्राइस दे, 6 लाख, और माइनस स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी, 5.5। जो इधर सेल प्राइस बना था ना कैपिटल गेन की, वो इधर कॉस्ट है। तो बीएनपी की इनकम कितने रुपए की होगी, 50। तो 50,000 की मेरी बीएनपी की इनकम होगी, और 378 कुछ रुपए जो कि कैपिटल, ऐसे होगा, दोनों 24-25 में होगा। यहां पे मेन क्या ध्यान रखा मैंने, 348 ध्यान दिया आपने, जबकि 24-25 का नंबर तो 363 है, पर मैंने 24-25 का नंबर यूज नहीं करा, 23-24 का, क्योंकि मल्टीप्लाई ट्रांसफर के ईयर के नंबर से करते। एक बार और बोलो, मल्टीप्लाई विच इज 2320। यहीं पे गड़बड़ हो सकती थी, जो आपको ध्यान रखे, बोलो गया। लिस्टेशन 11 फटाफट से 5 सॉल्व करो अपने आप, आंसर तो है ही है, जल्दी से देखो सब चीज चेक करो, जल्दी से 11 का हिसाब किताब देखो, ऐसा ही है जैसा अभी मैंने कराया वैसे ही।
हो गया क्या? दो स्पेशल सेक्शन खत्म हो गए। आ जाइए तीसरा, 45(5) कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। आपको याद है कंपल्सरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर मानते हैं। क्या होता है कंपल्सरी एक्विजिशन, पहले मैं ये बता देता हूं। जब किसी लॉ के अंतर्गत मेरी कैपिटल एसेट गवर्नमेंट के द्वारा अक्वायर कर ली जाए तो उसे क्या कहते हैं बताइए? तो कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में कैपिटल एसेट का बायर गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट बाय कर लेती है और बदले में मुझे कंपनसेशन दे देती है। बोलो क्या दे देती है? कंपल्सरी बताओ उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली कोई भी एसेट जब बेची जाती है तो मेरी इच्छा से बिकती है। मेरे को एसेट बेचनी है तो मेरी इच्छा होगी तो बेचूंगा ना, कोई जबरदस्ती नहीं खरीद सकता। पर गवर्नमेंट के साथ में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल है, बोला था ना हाईवे प्रोजेक्ट में आ रही है, तो गवर्नमेंट को अगर खरीदना है कैपिटल एसेट तो वो कंपल्सरीली अक्वायर कर सकती है मेरी कैपिटल एसेट। क्या कर सकती है बताइए? तो अगर गवर्नमेंट ने मेरी कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्वायर कर ली है तो इसे सेल तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सेल तो तब होता है जब मेरी इच्छा से बिके, हाँ या ना? पर एसेट तो चली गई, एसेट तो गई ना। तो ऐसी परिस्थिति में कैपिटल गेन लगाने के लिए क्या किया जाए? सेक्शन 45(5) पिक्चर में आ जाता है। तो बताइए 45(5) कब लगेगा? ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो देखो एप्लीकेबिलिटी देखो, sometime a building or sometime other capital asset belonging to a person is taken over by central government by way of compulsory acquisition. In that case, consideration for transfer is determined by central government of और RBI होना चाहिए वैसे ये, और RBI when the central government pay the above compensation capital gain में rise। तो यहाँ पे टैक्स बताया किस बात पे लग रहा है? वो जो कंपनसेशन सरकार देती है ना उस पे लग रहा है। कंपल्सरी एक्वायर कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाँ या ना? यहां भी नोट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सरी एक्विजिशन, या फिर ऐसा कोई ट्रांसफर जिसका कंसिडरेशन कौन डिटरमाइन कर रहा है? आरबीआई। कौन डिटरमाइन कर रहा है बताओ? तो जब ऐसे घटना हो तो ही ये सेक्शन 45(5) काम आता है, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर ट्रांसफर फॉर विच कंपनसेशन या कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। डन है? तो अभी ठीक है, तो इस केस में मेरे को सरकार से मिलने वाला है कंपनसेशन, और कंपनसेशन जो मिलेगा वही मेरी कैपिटल एसेट की क्या बनेगा? सेल। तो पहले आइए कैपिटल, इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, पहले एप्लीकेबिलिटी लिख लेते। Section applies when section applies when बोलिए कब अप्लाई होगा? When capital asset is compulsorily
acquired by CG or any transfer whose consideration is determined by बताइए कौन? आरबी। कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड बाय आरबी। तो ऐसा होगा तभी लगाना है सेक्शन। बोलिए सब जने। सेकंड पॉइंट, अगर ये सेक्शन लगेगा तो सेल कंसिडरेशन क्या बनेगा? सेल कंसिडरेशन बनेगा कंपनसेशन। और टैक्स कब देना है? अब नॉर्मली देखो वापस से यहां पे वही है, ट्रांसफर तो उसी साल हो जाएगा जिस साल कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, पर टैक्स उस साल देना है जिस साल कंपनसेशन रिसीव। तो ईयर ऑफ टैक्स है व्हेन कंपनसेशन इज रिसीव। एक और शब्द लिख दिया, फर्स्ट रिसीव लिख दिया मैंने, व्हेन कंपनसेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फर्स्ट रिसीव? पहली बार जब कंपनसेशन मिले, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 50 लाख कंपनसेशन था, उसमें से 10 लाख रुपए पहली बार सरकार ने 23-24 में दिए, बाकी के धीरे धीरे और मिलेंगे, तो टैक्स 23-24 में ही लग जाएगा पूरा, भले पूरा कंपनसेशन नहीं मिला है तो भी। अरे प्रोपोर्शनेट नहीं करना है, जैसे स्टॉक में प्रोपोर्शनेट करते हो वैसे नहीं करेंगे। जिस साल पहली बार मुझे कंपनसेशन मिलेगा उस साल पूरा टैक्स देना है। क्या हो गया? डन है सबका? अब यहां पे क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं। यहां के ट्विस्ट पे ध्यान देते हैं। अब देखो ये पॉसिबल है कि सरकार से जो कंपनसेशन मुझे मिले मैं उससे खुश ना हूं। यार कंपनसेशन गवर्नमेंट दे रही है, मेरे को लगता है मेरी जमीन तो 50 लाख की है, गवर्नमेंट मुझे 20 लाख रुपए पकड़ा रही है कंपनसेशन, तो मैं थोड़ी ना खुश हूं यार। किससे? सरकारी कंपनसेशन से। तो क्या मैं सरकार के कंपनसेशन अमाउंट को चैलेंज कर सकता हूं? क्या? नो सर। यस सर। ये तो रिपब्लिक देश है जी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सरकार के हर फैसले पे चैलेंज किया जाएगा। सरकार क्या लूटेगी क्या मेरे को बैठ के? तो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। बोलिए सब। अब अगर मैंने सरकार के ओरिजिनल कंपनसेशन को चैलेंज कर दिया है कोर्ट में करूंगा, तो हो सकता है कोर्ट का केस में जीत जाऊं, कोर्ट में केस जीत जाऊं, हार गया तो बात ही खत्म। और अगर केस जीत जाऊंगा तो मुझे और कंपनसेशन मिल सकता है, तो उस और कंपनसेशन पे भी तो टैक्स लगेगा फिर। तो उस और कंपनसेशन के टैक्स कैसे लगता है वो भी बात कर लेते हैं। उसका नाम रख लेते हैं भी इनहेंस कंपनसेशन। बोलिए क्या? तो इनहेंस कंपनसेशन पे टैक्स कैसे लगता है वो सुन लीजिए बाप। अगर मुझे इनहेंस कंपनसेशन के पैसे मिलते हैं तो वो भी कैपिटल गेन की ही इनकम है। पहली चीज तो बोलो किसकी इनकम है? इसी हेड में जाएगा वो। डन है?
और जितना भी इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा उसमें से मैं कॉस्ट घटा के गेन निकालूंगा। कॉस्ट क्योंकि मैं पहले घटा चुका हूंगा। पहले कब? ओरिजिनल कंपनसेशन का गेन निकालते वक्त यार, ओरिजिनल कंपनसेशन को मैं सेल प्राइस मानूंगा, कॉस्ट घटा के गेन निकाल चुका हूं मैं पहले ही। तो इसीलिए इनहेंस कंपनसेशन में से सेल प्राइस या सॉरी कॉस्ट जीरो कंसिडर करिए। बोलिए क्या कंसिडर? जीरो। कॉस्ट जीरो है, इनहेंस कंपनसेशन में से कॉस्ट नहीं घटा। क्या रीजन है इसका? वो तो मैं ऑलरेडी घटा चुका हूं पहले। नहीं तो केस जीत जाऊंगा तो खर्चा भी सरकार को, मेरे को मिल जाएगा। अबे अभी सुन लो मेरी बात। केस जीतने में तो देखो खर्चा सरकार से वैसे ही मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिले तो उसे ट्रांसफर एक्सपेंस बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कॉस्ट तो जीरो ही है, ट्रांसफर एक्सपेंस को भी तो घटाते हैं ना, दो चीजें घटाते हैं, तो वो बोल के घटा लूंगा। आया? क्या बोल के घटा लूंगा बताइए? ट्रांसफर एक्सपेंसेस बोल के लेस कर सकता हूं। और जितना भी गेन था, जितना भी कंपनसेशन इनहेंस मिला, वो पूरा गेन मिल जाए, क्योंकि कॉस्ट जीरो है तो पूरे अमाउंट गेन बन गया ना यार। और इस गेन का नेचर क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये है। तो जो ओरिजिनल गेन का नेचर था वही इस गेन का नेचर है। क्या बोला मैंने? इसका वो नेचर में निकालने बैठना, लॉन्ग शॉर्ट अलग से नहीं देखना है। ओरिजिनल गेन जब मिला था तो ओरिजिनल कंपनसेशन लॉन्ग टर्म गेन कमाया, तो इसमें भी कौन सा गेन हो रहा है? लॉन्ग। उसमें शॉर्ट, तो इसमें भी। तो इनहेंस कंपनसेशन का ट्रीटमेंट भी मैंने अब आपको बता दिया। बोलिए वापस से, इनहेंस कंपनसेशन का ट्रीटमेंट क्या है? जितना इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा वो मिलने वाले साल कैपिटल गेन की इनकम बनेगा, ईयर इन विच इट इज रिसीव। मिलने वाले साल कैपिटल गेन की टैक्सेबल इनकम। इस कैपिटल गेन में कॉस्ट नहीं घटानी, कॉस्ट नहीं लेनी है, और इसका नेचर वही होगा जो ओरिजिनल गेन का था। ओरिजिनल गेन का था। डन है सबको? एक फाइनल बात और कर लेते हैं इसी इनहेंस कंपनसेशन में। अब देखो, मैंने केस करा, और हो सकता है कि पहली कोर्ट में मैंने जब केस करा, कोर्ट भी अलग अलग होती है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वेरियस कोर्ट है। तो हो सकता है कि मैंने जो क्लेम करा उस समय मैंने पहली कोर्ट में केस जीत लिया, फिर सरकार ने क्या करा, अगली वाली कोर्ट में ना अपील कर दी। अरे अपील सरकार भी तो कर सकती है हारने के बाद। मैं जीत गया तो मैं नहीं करूंगा अपील, इतना तो पता ही होगा। फिर सरकार ने अपील कर दी, बोलो ना। अगर सरकार ने अपील कर दी तो प्रॉब्लम वापस चालू हो जाएगी। किस चीज की? फिर अगली कोर्ट में केस चलेगा तो और वो इनहेंस कंपनसेशन के तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। पहली बात ये तो रोक लग जाएगी ना, कुछ तो कार्रवाई समझते होगे कोर्ट की। तो अगर मेरे को वो पैसे मिले ही नहीं तब तो टैक्स वैसे ही नहीं लगेगा, क्योंकि इनहेंस कंपनसेशन में टैक्स कब लगता है? मिलने वाले साल। अरे यूं नहीं, जीतते टैक्स लग जाएगा। मिलेगा पैसा तो टैक्स देना, मिला ही नहीं पैसा, टैक्स ही नहीं। अगले कोर्ट में अपील चल रही है, करो इमेजिन है। अब अगले कोर्ट में जब सुनवाई हो रही है तो हो सकता है कि इंटरिम ऑर्डर देकर, इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? फाइनल ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर मतलब क्या? अंतरिम आदेश, इंटरिम डिविडेंड यार। इंटरिम ऑर्डर में हो सकता है अगली कोर्ट को लगे कि जैसे मेरा 20 लाख का इनहेंस कंपनसेशन मिला पहली कोर्ट में, उसके खिलाफ अपील चल रही है, अगली कोर्ट को लगता है 20 लाख नहीं तो 10 लाख तो देनी पड़ेगी। अगली कोर्ट ने भी ये डिसाइड कर लिया कि 10 तो देने पड़ेंगे। तो अगली कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया 10 लाख तो दे दो इनको एक बार, बाकी 10 लाख की बहस चल रही है। अभी झगड़ा तो 20 लाख का चल रहा है, 10 तो मिल गए। ये कौन सा कंपनसेशन मिला मेरे को? 10 लाख इनहेंस, अगली कोर्ट से मिला। और ये कौन से ऑर्डर से मिला? इंटरिम ऑर्डर से मिला। बोलो कौन सा ऑर्डर है? तो एक और लॉ बनाया है इन्होंने, अगर इनहेंस कंपनसेशन इंटरिम ऑर्डर के कारण मिलता है, बोलो एक वाले नहीं, तो टैक्स उस साल देना है जिस साल फाइनल ऑर्डर आ जाए। वैसे जनरल रूल क्या है? जिस साल मिलेगा तब देना है, जिस साल इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा तब टैक्स देना है। मिले पर अभी मिलने वाले साल नहीं देना, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर के कारण।
तो ये कब देना? फाइनल ऑर्डर वाले साल। हाँ या ना? अब मानिए कि इंट्रीम ऑर्डर के कारण 10 लाख इस साल मिल गए और अगले साल फाइनल ऑर्डर आया और 10 और मिल गए, जो बचे हुए 10 थे पूरे जीत गया, तो अगले साल पूरा 20 पे टैक्स लग जाएगा। 10 तो जो इस साल मिल गए उसमें भी अगले साल टैक्स लगेगा, और 10 जो बाद में मिलेंगे वो तो मिलने वाले साल वैसे टैक्स देना है ना। आया क्या? तो ये इनहेंस कंपनसेशन पे कैसे टैक्स लगता है उसका सीन क्लियर है सबको? पक्का? किसका ट्रीटमेंट सिखाया अभी मैंने? ये इनहेंस कंपनसेशन। और ओरिजिनल जो कंपनसेशन था वो तो सेल प्राइस बन के जिस साल मिलेगा उस साल वैसे टैक्स लगेगा। ओरिजिनल कंपनसेशन में तो झगड़ा भी नहीं था, वो तो मिलना ही था, सरकार खुद दे रही है वो तो। झगड़ा इसमें हो सकता है, किसमें? यार ये कुछ तो लॉजिक तो चाहिए यार, आईक्यू हो गया तो सिंपल है, ओरिजिनल में तो झगड़ा नहीं हो सकता था। डन है? तो लिखिए चौथा पॉइंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ ईसी। आप पूरा लिखना। ईसी मतलब है बेटा इनहेंस कंपनसेशन। टैक्सेबिलिटी ऑफ ईसी। करूं स्टार्ट? लिखिए इसमें पहला पॉइंट, इट इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन in year when it is received। उस साल टैक्स लगेगा जब मिलेगा। when it is received। सेकंड, COI इज इक्वल टू 0। इस गेन को निकालते वक्त ये 0 रखना है। थर्ड, if EC is received due to interim order of court, then it is taxable when final order is received। It is taxable when final order is received। और एक और चीज लिख लेते हैं, नेचर ऑफ कैपिटल गेन डिपेंड ऑन, बताइए किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ ओरिजिनल गेन। नेचर का भी बड़ा रोल है, लॉन्ग शॉर्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये, सबसे काम का तीनों में से यही है, 45/5।
क्या हो गया? है? आइए समझ लेते हैं इसको। 12वें क्वेश्चन में आइए। 12, ए पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय मिस्टर मिश्रा located on Jaipur Delhi highway was acquired by NHAI in the financial year 10-11। वही है जो मैंने बोला था हाईवे बनाने वाला। जमीन है मेरे पास और नहाई ने वो जमीन कंपलसरी एक्वायर कर ली। साल कौन से में? 10-11। ये ट्रांसफर का साल है भैया, आप डेटा में ध्यान नहीं दे रहे हो फिर। और फाइनेंशियल ईयर 11, बट द अवार्ड ऑर्डर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 11-12 वाज पेड इन 24-25। पैसा मिला कब मेरे को? जमीन मैंने खरीदी थी 97 में, 1000 रुपए में। वॉट एवर द फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1401 के पहले का आइटम है वैसे भी। तो कॉस्ट तो एक्चुअल और एफएमवी विच एवर इज हायर। 1000 रुपये रहेगी फिर तो, 1000 ही है। 1000 रुपये कॉस्ट, 900 रुपए से ज्यादा है। कंपनसेशन मिला कितना? 1000 रुपए की चीज के 5 लाख मिल गए, और क्या चाहिए। अदर पीस ऑफ लैंड लोकेटेड इन चेन्नई परचेज इन अप्रैल 08 फॉर 25 लाख वाज आल्सो सोल्ड बाय हिम इन द February 25 फॉर 65 लाख, बट सेल डीड कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय 31/3/25। The value of for the purpose of stamp duty applied by stamp value authority is 85 लाख। ये वाला तो अभी नहीं कर पाएंगे अपन ये इनकम ही निकाल सकते हैं। अभी इसको छोड़ रहा हूं मैं, इस ट्रांजेक्शन को छोड़ना पड़ेगा अभी। तो मैं ऊपर वाला का गेन तो निकाल ही लूं। क्या है भाई? असेट का नाम बोलो पहले। लैंड है, प्लीज लिसन, है ना, डेटा पे ध्यान। ट्रांसफर का तरीका 45/5 वाला है, कंपल्सरी एक्विजिशन। नेचर लॉन्ग है। कहां से कहां होल्डिंग पीरियड देखोगे? 97 से 10-11, 10-11 तक गिनना। भले कंपनसेशन कब मिला है? 24-25। अब 45/5 के हिसाब से सोचना चालू कर रहा हूं तो टैक्स मुझे उस साल देना है जिस साल कंपनसेशन मिलेगा। तो 24-25 में टैक्स दूंगा मैं, बोलो। तो 24-25 में सेल प्राइस हो जाएगी कंपनसेशन के पैसे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। कॉस्ट कितनी है मेरी? मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर का ईयर का नंबर। वापस से वही बात है, फिर से सुन लो। टैक्स भले मैं 24-25 में दे रहा हूं, पर ट्रांसफर तो 10-11 में हो गई थी जिस साल एक्विजिशन हुआ था। तो 10-11 का नंबर 167 और डिवाइड बाय 100 तो होना ही था 1-2 से पहले का आइटम। तो इंडेक्स कॉस्ट करके आ गई है 1670। तो इस पे शुद्ध एलटीसीजी हो गया है 4,98,330 रुपए। फिर चेन्नई वाली जमीन में भी होगा, पर उसका अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ये भी सीखा भी नहीं अपन ने लॉ, इसको रहने देते। अरे डरे क्या? आइए 13 में। मिस्टर एक्स परचेज्ड एन अर्बन लैंड ऑन 25 अप्रैल 2006 फॉर ₹6 लाख। सीओए ये मेरा, सीओए कॉस्ट है। His property was acquired in land acquisition proceeding on 15/7/12। ट्रांसफर की डेट है ये, और 45/5 का ट्रांसफर है। कंपनसेशन के पैसे 15 लाख रुपए जो कि 18/7/12 को ही मिल गए। तो इसका मतलब है 12-13 में टैक्स दे दिया होगा मैंने। तो 12-13 में इस कमाई पे टैक्स लग चुका है। आगे बढ़ता हूं, मैंने अपील कर दी इसके खिलाफ, बढ़िया बात है। लैंड एक्विजिशन कोर्ट बाय ऑर्डर ऑन 1/5/13, 13-14 में एक ऑर्डर आया जिसमें इनहेंस कंपनसेशन मिला। कितने रुपए का मिला? मिला नहीं, अवार्ड हुआ, जीत गया मैं केस। 13-14 में केस जीत गया। इनहेंस कंपनसेशन 10 लाख रुपए, जीते टैक्स देना है कि मिलने पे टैक्स देना है? तो अभी सबर रखना है। वापस पेड नहीं करा मेरे को, ठीक है, क्योंकि आगे इसके खिलाफ अपील कर दी गई। तो जब पैसे आए नहीं 10 लाख तो टैक्स दिया नहीं मैंने।
यार आपको लाइनें पढ़ते पढ़ते फील करना पड़ेगा यार। इस 10 लाख पे भी कोई टैक्स मैंने नहीं दिया है। जो ओरिजिनल 15 लाख थे उस पर टैक्स में 12-13 में दूंगा, ये बात फाइनल। बोलो, आगे बढ़ता हूं। द हाई कोर्ट बाय इंटरिम ऑर्डर अलाउ द असेसी टू विड्रॉ 50% ऑफ द एनहेंस कंपनसेशन ऑन 15 जुलाई 24 एंड असेसी रिसीव द अमाउंट इन रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आधा पैसा 5 लाख रुपया मेरे को मिल गया इंटरिम ऑर्डर के कारण 24-25। आगे बढ़ू, 24-25 ईयर में फोकस करूंगा, मेरे को डेट से ज्यादा मतलब नहीं इनकम टैक्स में, ईयर में फोकस। फाइनल ऑर्डर आया 1/10/25 को 25-26 और मैं केस पूरा जीत गया और बैलेंस पैसा भी मेरे को 17-12-25 को मिल गया, यानी बचे हुए 5 लाख 17-12-25 25-26 में आ गए। फाइनल ऑर्डर भी 25-26 में आया, बचे हुए 5 लाख भी 25-26 में मिल गए, 5 लाख 24-25 में मिल गए थे, जो कि मैं केस 13-14 में जीता। ईयर क्लियर है सबको? जब तक किस ईयर में क्या हो रहा है या किस डेट से, आप डेट से ईयर में जाना है मतलब, तब तक हिसाब किताब समझ में नहीं आएगा। आपको बताना है टैक्सेबिलिटी बताओ इन कंपनसेशन की, तो हर कंपनसेशन की टैक्सेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले इस कंपनसेशन की बात करता हूं, 15 लाख। इस 15 लाख के कंपनसेशन में टैक्स कब दिया होगा मैंने? 12-13 में मिल गए थे। तो पहला टैक्सेबिलिटी आएगा बेटा ए वाई 13-14 या पी वाई 12-13, जो भी आप बोलो। तो पहला टैक्सेबिलिटी ए वाई 13-14, पी वाई 12-13 बोल दो। फुल सेल प्राइस 15 लाख बन जाएगी और इसमें से मैं इंडेक्स कॉस्ट घटा दूंगा, लॉन्ग नेचर है। कॉस्ट क्या है? ट्रांसफर का ईयर भी बेटा 12-13 ही है, देख लो। एक्विजिशन भी 12-13 में हुआ, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12-13 का नंबर डिवाइड बाय 6-7 का नंबर, यही होगा ना। तो 12-13 का नंबर 200 है और 6-7 का नंबर 122। 6 लाख को इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया आंसर बेटा। अरे ये कमाई आ गई 5,16,393 रुपए एवाय 13-14 की। आगे बढ़ू, अब 15 लाख के बाद अगली कमाई कितने की हो रही है? 10 लाख। क्वेश्चन तो पूरा सेट हो चुका है मेरे मन में। अब 10 लाख के टैक्स के बारे में सोचता हूं। 13-14 में मैं केस जीता, 5 लाख मेरे को मिले 24-25 में एंट्री ऑर्डर के कारण। फाइनल ऑर्डर 25-26 में आया और बचे हुए 5 लाख की अल्टीमेटली पूरे 10 लाख का टैक्स 25-26 में बने। तो ए वाई 26 और 27, पूरा 10 लाख रुपए टैक्सेबल एक साथ हो जाएंगे। 5 + 5 मिलाकर दोनों। इनहेंस कंपनसेशन वाला है तो कॉस्ट क्या हो गई? पूरा का पूरा एलटीसीजी हो गया 10 लाख। आ गया आखिर में आंसर है। तो ए वाई 26-27 में मेरा एलटीसीजी 10 लाख का होगा और ए वाई 13-14 में मेरा एलटीसीजी 5,16,393 रुपए का, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। डन है? बोलो जल्दी से, पक्का आ गया सबको? बहुत ही बढ़िया। क्या होता है बस एक और चीज भी बता ही देता हूं, इसको फिर खत्म कर देता हूं। चलो इसके साथ ही, अगर सपोज करो कि जिसने एनहेंस कंपनसेशन लेने के लिए केस करा था वो स्वर्गवासी हो गया। भारत में तो केस लड़ते लड़ते आदमी बुढ़ा हो जाता। अब वो स्वर्गवासी हो गया, उसके जाने के बाद केस वेस जीते, पैसे वैसे आए, उसके सक्सेसर को मिले, तो क्या सक्सेसर को टैक्स देना पड़ेगा? तो इसी के लिए देखो डेट ऑफ ट्रांसफर में क्या लिख रहेगा, देखो इट इज पॉसिबल दैट ट्रांसफरर में डाई बिफोर ही रिसीव द एनहेंस कंपनसेशन। मर जाए बेचारा। इन दैट केस एनहेंस कंपनसेशन विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ पर्सन हु रिसीव द सेम। तो बेटे को टैक्स देना है। बेटा ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे को तो पिताजी तो चले गए, वो लड़ रहे थे केस में, तो जाता ही नहीं था, मिले तो सही ना पैसे, अब तेरे को टैक्स तेरे पे लग जाए। क्लियर है? ऐसा लिख दो, डेथ ऑफ ट्रांसफरर डैश। अबे लिखो ना ये लाइन उसी में ही। ट्रांसफरर अगर मर जाता है तो फिर वो इनहेंस कंपनसेशन का पैसा उस व्यक्ति के हाथों में टैक्सेबल होगा जिसको ये रिसीव होगा।
हो गया? है? चलिए, तो 45 के तो तीनों स्पेशल सेक्शन खत्म है, कल 46 चालू होगा। तो तीनों सेक्शन बता दिए मैंने 45 के। 45 ए के, असेट डैमेज हो जाए तो टैक्स कैसे लगेगा? 45 दो, सीए को स्टॉक बना लू तो टैक्स कैसे लगेगा? 45 5, कंपल्सरी एक्विजिशन पे टैक्स कैसे? मैं एक बार वापस से कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि कल छुट्टी फिर वापस मेरी, तो मैं वीकली हिसाब किताब करके जा रहा हूं अपना। शुरुआत सेक्शन 45 से करी मैंने, चार्जिंग सेक्शन है ये। कैपिटल गेन किस बात पे लगता है? फिर आया 214, कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या होती है कैपिटल एसेट। फिर आया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मीनिंग, होल्डिंग पीरियड से जज करना। इसके सेक्शन याद हो तो 242 है, 229 है। फिर होल्डिंग पीरियड के एक्सप्लेनेशन है, कुछ केसेस होल्डिंग पीरियड निकालने में ध्यान रखना है। 3 टॉपिक के बाद चौथा टॉपिक ट्रांसफर का मीनिंग, सेक्शन 247। कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, सेक्शन 48। नया लॉ पुराना लॉ। छठा पॉइंट सेक्शन 47, कौन कौन से लेन देन को ट्रांसफर नहीं मानते। क्लियर है? फिर आया सीओए और सीओआई निकालने के केसेस, 49 एंड 55, मिलाकर 2 सेक्शन में पढ़े थे, कॉस्ट निकालने के लिए कानून। फिर 8वां केस चालू हो गया, स्पेशल केस, जिसमें 3 हो चुके हैं, 45 ए के, 45 2, 45 5। बार बार एक ही चीज ही बोलूंगा, सेक्शन नंबर से पता चलना चाहिए कि क्या लिखा है। 45 5 में क्या लिखा है, ऐसे याद रखोगे तो फिर बात बढ़िया रहेगा। 45 5 लग रहा है, 45 2 लग रहा है, 45 ए के लग रहा है, 50 लग रहा है, क्या लग रहा है, जो भी सिचुएशन। डन है? चलिए।